मैं हूं पूजा सिंह और आपका हमारे इस खास बुलेटिन में स्वागत है। तो भाई, दिल्ली के लिए नया युग है, क्योंकि दिल्ली के लिए आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन, जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये कहना है दिल्ली सरकार का। सरकार की माने तो 5 साल पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए दिए थे और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य ढांचा उपलब्ध कराने, जगह जगह जन आरोग्य मंदिर खोलने और दिल्ली के लोगों को मुफ्त जांच की सुविधा देने का निर्देश दिया था। लेकिन पिछली सरकार ने उस दिशा में कभी काम नहीं किया। पर आज दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों ने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार की माने तो अभी दिल्ली में 33 आरोग्य मंदिर है। आने वाले समय में 1139 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र में दवाइयां सस्ती मिलती हैं। दिल्ली के हर वार्ड में 4-5 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। हर विधानसभा में 15-17 आरोग्य मंदिर खुलेंगे ताकि बड़े अस्पतालों पर ज्यादा बोझ न आए। 2400 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली सरकार को मिला है। सभी फंड का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि कभी पैसा विज्ञापन में खर्च नहीं होगा। सारा पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च होगा। हमारी सरकार को आते ही बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस कार्य को शुरू करना पड़ा और मात्र 100 दिन के छोटे से स्पैन में हमने बहुत सारे आरोग्य मंदिरों की तैयारी करी और आज 33 आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। हर विधानसभा में इन आरोग्य मंदिर, कम से कम एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बनाई गई है। आपने देखा कि कितने बेहतरीन ये आरोग्य मंदिर है, जिसमें वैक्सीनेशन की पूरी फैसिलिटी है, जिसमें इनबिल्ट लैब है, जिसमें प्रोक्योर करने के लिए सारी दवाइयाँ, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब चीजें एक अच्छी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बेहतर एनवायरनमेंट के साथ में जनता को दी गई है। तो ये एक ऐसा काम जो कि प्राइमरी हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। दिल्ली में आज लोग अपने आसपास के इन जन आरोग्य केंद्रों में जा करके इलाज पा पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन सेंटर भी खोले हैं, जो कि आयुष्मान योजना और वय बंधन योजना या आशा कार्ड के लिए वो सारे रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर हो पाएंगे। तो जो लोग बेचारे साइबर कैफे जा करके 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर होते थे, अब ये सारी फैसिलिटी इनबिल्ट हमारे इन आरोग्य मंदिरों में रहेगी। मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए इससे बेहतर तोहफा आदरणीय मोदी जी की ओर से कोई और हो नहीं सकता था। हो जाएगा, अगर गरीब आदमी मरता है तो मरे। आज उन्हीं पैसों का उपयोग करते हुए हमने देखा मोहल्ला क्लिनिक तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में उनको बढ़िया किराया देने के लिए खुले हुए थे, जहाँ पर कुत्ते सोते थे, गाय घूमती थी, जहाँ पे शराबी लोग बैठते थे। एक भी मोहल्ला क्लिनिक में मैंने इतने लोगों से पूछा कि कभी आप गए, तो एक भी व्यक्ति ने बोला हम नहीं गए। आज आपने भी, सारी मीडिया ने भी आरोग्य मंदिर अंदर से देखा होगा, कितने डॉक्टर हैं, कितने यहाँ पे टेस्ट हैं, कितनी दवाइयाँ हैं। यहाँ पे एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है। सारी फैसिलिटी यहाँ पे दुनिया भर की प्राइमरी केयर की है। दिल्ली में 33 खुले, आने वाले समय में 1139 खुलेंगे, 1139, और उसी के साथ में जन औषधि केंद्र खुले हैं। यहाँ पे दवाइयाँ सस्ती मिलती है, वो भी दिल्ली में नहीं खुले, तो उसको भी हमने खोलने का काम किया। दिल्ली के हर वार्ड में 4-4, 5-5 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। हर विधानसभा में 15-15, 17-17 आरोग्य मंदिर खुलेंगे, और ताकि जो हमारे बड़े अस्पताल है उनमें ज़्यादा लोड ना आए, और इन्हीं अस्पतालों में, मोहल्ले के बीच में, सारी कॉलोनियों के बीच में लोगों को ये सुविधा मिले। 2400 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली सरकार को मिला है। ये सारे फंड को 100% इसका उपयोग किया जाएगा। कोई भी पैसा विज्ञापन में खर्च नहीं होगा, सारा पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च होगा, जनता के लिए। और मैंने ये भी कहा, भगवान न करे आरोग्य मंदिर में किसी को जाने की जरूरत पड़े। मैं जब भी हॉस्पिटल का उद्घाटन करता हूँ तब यही कहता हूँ कि भगवान करे इसकी जरूरत किसी को ना पड़े, सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो ये जनता को हम कोई ये खोल कर उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। सारे टैक्स पेयर मनी का हम एक सही उपयोग कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है, ये जनता का अधिकार है। देश के लोगों को बधाई देता हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री के विजन के चलते
दिल्ली को एक नई सौगात आरोग्य मंदिर मिला है। अब देखिए कि पहले तो इसको अस्पताल का नाम दिया जाता था, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य मंदिर का नाम देकर लोगों में इसकी भावना को जगा और दिल्ली के अंदर आज 37 ऐसे जन आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा किया गया। मैं चौखंडी के अंदर और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हमारे मिनिस्टर साहिबानों ने इसका उद्घाटन किया। ये जन कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी, क्योंकि आज जनता की सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके चलते जहां मोदी जी के विजन से 10 लाख रुपए का दिल्ली में मुफ्त इलाज हो सकता है, वहीं ये जन आरोग्य मंदिरों के अंदर भी आप आए, बहुत सुंदर बनाए गए हैं। ऐसे लगे कि आपको महसूस हो कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। इतना सुंदर और इतने अच्छे वातावरण के बनाए गए हैं, बेस्ट डॉक्टर्स लाए गए हैं, बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं और ये अपने आप में दिल्ली की कायाकल्प करने के लिए एक, मैं समझता हूं, बहुत बड़ा मिशन है, जिसमें माननीय रेखा गुप्ता जी ने बहुत जल्दी ही कामयाबी हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ऐसे में 17 जून को जयपुर में भजनलाल शर्मा ने सीएम निवास पर विद्यार्थियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि आप सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, ताकि स्वस्थ, समृद्ध व विकसित राजस्थान के निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित हो सके। सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि योग के माध्यम से ही स्वस्थ राजस्थान का निर्माण संभव है। तो वहीं सीएम ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाते हेतु आपको बताते लोगों से अपील की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने की राजस्थान के लोगों से अपील, साथ ही योग संग स्वस्थ को रखे स्वस्थ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्य प्रदेश के विकास के हित में कई फैसलों पर विचार हुआ। आपको बता दें कि इससे पिछली बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए थे। कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रमोशन का रास्ता खुल जाएगा। इससे 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सक्रिय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां इस दौरे पर सीएम पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दिए और जिले के अधिकारियों को जमकर उनकी क्लास लगाई। साथ ही सीएम ने न सिर्फ विकास कार्यों की समीक्षा की, बल्कि साफ सफाई, जल जमाव, ट्रैफिक अव्यवस्थाओं, अपराध नियंत्रण को लेकर बेहद सख्त निर्देश भी दिए। देखिए एक खास रिपोर्ट। तो भाई आपको बताते चले कि सीएम योगी ने सबको सख्त निर्देश भी दिए, जल भराव की समस्याओं को भी देखकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर्वसेन समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्र सरकार के सीएम साय की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ राज्य के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया, सीएम साय का सम्मान, सर्वसेना समाज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम साय को सम्मानित किया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां उन्हें शॉल उड़ाई गई, साथ ही पुष्प भेंट किए गए। सर्वसेना समाज का कार्यक्रम का आयोजन, जहां आपको तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां उन्हें शॉल उड़ाई गई, साथ ही एक गुलदस्ता भी भेंट किया गया। देश में हवाई सेवा करने वाले यात्रियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।
12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के क्रैश हुए विमान के बाद किसी भी उड़ान में आती रुकावट यात्रियों को डरा दे रही है, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर अहमदाबाद से लंदन जाती एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 151 के साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ था। इस बीच सोमवार को एयर इंडिया के ही एक और बोर्डिंग और आपको बताते चले कि एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग ने चिंता को और बढ़ा दिया है। सवाल अब सिर्फ तकनीकी खराबी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या बोर्डिंग 787 जैसे बड़े विमान अब सुरक्षित नहीं रह गए। देखिए खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े विमान हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जो सवाल तब उठे थे वो आज भी उठ रही हैं और ज्यादा डरावनी होते जा रही हैं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गई। प्लेन बोइंग 787 था और कुछ ही सेकंड्स में वो जमीन से टकराकर मलबे में तब्दील हो गया। 265 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई। लेकिन ये सवाल अब भी जहाज के मलबे में दबा है कि आखिर उड़ान के चंद सेकंड में बोइंग 787 एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट के साथ आखिर क्या हुआ जो वो क्रैश हो गया। शुक्रवार को ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। इसी के साथ शुक्रवार को ही इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर भी मिला और अब खबर है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR भी मिल चुका है। कहा जा रहा है कि अब इसके जरिए जल्द पता लगेगा कि आखिर अंतिम वक्त में क्या हुआ जिससे प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। इस बीच अमेरिकी जांच अधिकारी हादसे की जगह पर पहुंचकर अपनी जांच में जुटे हैं। दूसरी सबसे अहम कड़ी ये है कि CVR को ढूंढ लिया गया है, यानी रिकवर कर लिया गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट्स के बीच क्या बातचीत हो रही थी ये पता चलेगा और साथ ही हादसे के वक्त क्या इंजन में कोई गड़बड़ी आई थी या इंजन से किसी तरह की आवाज आ रही थी और कॉकपिट में जितने अलार्म सिस्टम है उसमें किस तरह का एक्टिवेशन हुआ था। ये सारे पहलू कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में है। उसमें किस तरह का एक्टिवेशन हुआ था, ये सारे पहलू अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डेड एविडेंस है उसको डिकोड करके पता लगाए जा सकेंगे। भारत में बोइंग के विमान की मौत का हादसा देने वाला बनने की जांच अभी सामने आई भी नहीं कि इस बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए दुनिया भर में चिंता से खबरदार कर देने वाली खबर आने लगी है। 12 जून के हादसे के बाद अब हर इमरजेंसी लैंडिंग डराने लगी है। सोमवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइंस के विमान से लैंडिंग के दौरान चिंगारी धुआं निकलता देख सबकी सांसें अटक गई। ये खबर अभी आई ही थी कि दूसरी खबर ने पूरी दुनिया को नई चिंता में डाल दिया है जब पता चला कि हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की बोइंग 787 एयरक्राफ्ट को टेक्निकल खराबी के दावे के साथ लौटना पड़ा है। इस तरह ये चिंता का सवाल बनता जा रहा है कि क्या बोइंग 787 एयरक्राफ्ट हवाई सफर के लिए असुरक्षित हो रहे हैं, क्योंकि पहले यही एयरक्राफ्ट अहमदाबाद में क्रैश हुआ। अब यही विमान हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़कर तुरंत वापस तकनीकी खराबी की वजह से लैंड कर जाता है। खतरे की आशंका तब भी हुई जब इस बीच एयरपोर्ट से आई खबर को लेकर जहां सऊदी एयरलाइंस के लैंड के विमान के टायर के पास से चिंगारी और धुआं निकलता देखा गया। सऊदी अरेबिया से आई फ्लाइट के टायर में चिंगारी उठी और उसके बाद धुआं उठा। गनीमत रही कि पायलट ने सही समय पर प्लेन को लैंड किया, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज के लोग पहुंचे और आग को बुझाया गया। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डर की लकीरें यात्रियों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। भारत में अभी सालाना 17 करोड़ लोग हवाई सफर कर रहे हैं। हवाई यात्रा जो हमेशा दूसरे सफर के मुकाबले सुरक्षित मानी जाती है, अब हालात बदलते दिख रहे हैं। हवाई यात्रा करने में लोग अब डर रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बोइंग 787 एक बेहद आधुनिक विमान है, लेकिन बार बार आने वाली तकनीकी खामियों ने इसकी छवि पर गहरा असर डाला है। हर उड़ान के साथ यात्री के मन में एक डर बैठता जा रहा है। अहमदाबाद क्रैश के बाद सोशल मीडिया पर यात्रियों की प्रतिक्रियाएं साफ बता रही हैं कि लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों ने अपनी बुकिंग्स भी कैंसिल कर दी हैं और कुछ हवाई सफर से फिलहाल दूरी बना रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़े सवाल ये है कि क्या एक बार फिर बोइंग की तकनीक जांच के घेरे में है
क्या भारत जैसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट के लिए बोइंग 787 एक असुरक्षित विकल्प साबित हो रहा है? ब्लैक बॉक्स, डेटा रिकॉर्डर और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट इन तमाम सवालों का जवाब देगी, लेकिन तब तक हर उड़ान एक आशंका बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव और टकराव लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। तेल अबीब और हाइफा और पेटा और टिकवा पर ईरानी हमलों में कई लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए, जिससे पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा और गहरा हो गया। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए ईरान की जनता को चेतावनी दी है कि तेहरान में रहना अब सुरक्षित नहीं है और लोग जल्द से जल्द राजधानी को खाली कर दें। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक रिपोर्ट। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। आईडीएफ उन मिसाइलों को चिन्हित करके मार गिराने की कोशिश कर रहा है। मिसाइल हमले से लोगों को आगाह करने के लिए जेरूसलम और तेल अवीव में लगातार हवाई सायरन बज रहे हैं। इससे पहले दोनों देशों के बीच भारी गोलाबारी और ड्रोन हमले हुए, जिनमें दर्जनों लोगों के हताहत होने की खबरें आई थी। इस ताजा हमले के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाएं लगातार दोनों देशों से संयम बरतने और वार्ता की टेबल पर आने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नागरिकों को कड़ी चेतावनी दी है कि ट्रंप ने कहा कि ईरान की राजधानी तेहरान अब सुरक्षित नहीं रही, लोगों को वहां से जल्द निकल जाना चाहिए। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ईरान को उस डील पर हस्ताक्षर करना चाहिए था जिस पर मैंने उन्हें हस्ताक्षर करने को कहा था। सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। वहीं व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप को मिडिल ईस्ट से तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए कनाडा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही लौटना पड़ा। वहीं अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने घोषणा की कि मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैन्य क्षमताएं तैनात की जा रही हैं, यानी अमेरिकी सैनिकों की तादाद अब और बढ़ाई जा रही है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका इस युद्ध में कूदने वाला है? इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी है। तेहरान से करीब 200 मील दूर स्थित नतंज और ईरान के प्रमुख परमाणु संयंत्रों में से एक है। वहां भी हवाई सुरक्षा पूरी तरह से एक्टिव कर दी गई है। ईरान अधिकारियों के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 224 लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर निर्दोष नागरिक शामिल हैं। वहीं इजराइल का दावा है कि उनके यहाँ 24 नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने बताया कि ईरानी हमलों के कारण करीब 3000 इजरायली नागरिकों को सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में कूटनीति को महत्व देते हैं और इस युद्ध को रोकना चाहते हैं तो उनके अगले कदम निर्णायक साबित होंगे। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब परमाणु संकट की ओर बढ़ रहा है। दोनों देशों के शीर्ष नेता अब खुले तौर पर चेतावनी पर उतर आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजराइल अब ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से उत्पन्न खतरों को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर इसे किसी दूसरे तरीके से रोका जा सकता है तो ठीक है, लेकिन हमने इसके लिए 60 दिन का वक्त दिया था। दरअसल ये वही 60 दिन की डेडलाइन थी जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध से पहले निर्धारित किया था। जेरूसलम में सायरन की आवाजों के बीच तेज धमाका सुनने को मिल रहा है। आसमान में मिसाइलों की आतिशबाजी के कई वीडियो सामने आए हैं। ड्रोन से पूरा आसमान भरा है। हर सेकेंड बदतर हो रहे हालात। भारत सरकार ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए मिशन शुरू कर दिया। इसी बीच जानकारी आ रही है कि 110 भारतीयों का पहला जत्था ईरान से आर्मीनिया पहुंच गया है, जहां से इन सभी नागरिकों को भारत वापस लाया जाएगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे।
वहीं कनाडा में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले G7 नेताओं ने खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया है। G7 के नेताओं का कहना है कि ईरान किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बम नहीं रख सकता। साथ ही G7 ने ईरान को नसीहत देते हुए तनाव कम करने की अपील की है। G7 नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता। वहीं इजरायली रक्षा बलों ने सोशल मीडिया पर एक कड़ा मैसेज पोस्ट किया, जिसमें दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों में ईरान की संलिप्तता के बारे में चेतावनी दी गई है। इस पोस्ट में लिखा गया कि पूरी दुनिया में आतंकी हमलों पर ईरान की छाप है। आप इसे अनदेखा कर सकते हैं जब तक कि ये आपके दरवाजे पर न आ जाए। ईरानी अटैक में इजराइल में अमेरिकी दूतावास के पास शॉक वेव से मामूली नुकसान हुआ है। इस पर इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकबी ने पुष्टि की है कि ईरानी मिसाइल हमलों की वजह से तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास शॉक वेव से मामूली नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद दूतावास की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। वहीं बढ़ते तनाव के बीच ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसिन ने दावा किया कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु जवाबी हमला करेगा। इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो आपने देखा कैसे इजराइल और ईरान के बीच ये संघर्ष अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि इसमें अमेरिका, G7 देश और क्षेत्रीय ताकतें भी किसी न किसी रूप में शामिल हो चुकी हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक मिसाइलें, ड्रोन, सायरन और अब परमाणु हथियारों की धमकियों ने हालात को उस मोड़ पर ला दिया जहां से वापसी बेहद मुश्किल दिखती है। इंसानी जानें जा रही हैं, बस्तियां उजड़ रही हैं और कूटनीति की आवाज हथियारों की गूंज में दबती जा रही है। अब सवाल ये नहीं कि युद्ध रुकेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और वैश्विक संकट को रोकने के लिए एकजुट हो पाएगी। हम इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। हाल ही में राम मंदिर में बनाए जा रहे परकोटे के निर्माण की गति का वीडियो राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी कर ये जता और बता दिया कि नवंबर से दिसंबर के बीच में राम मंदिर में परकोटा समेत मंदिर निर्माण का कार्य 100% पूर्ण हो जाएगा। जी हां, लगभग 14 फीट चौड़ा होगा रामलला के मंदिर का ये परकोटा। जी हां, राम दरबार और अन्य देवी देवताओं मंदिर परिसर का निर्माण सुंदर आकार लेने लगा। श्री राम जन्मभूमि का परकोटा आयताकार होगा। परकोटा लंबाई होगी 732 मीटर और चौड़ाई होगी 14 फीट। दिसंबर तक भक्तों के लिए खुल जाएगा मंदिर का संपूर्ण परिसर। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के परकोटे यानी कि प्राचीर के निर्माण को रफ्तार दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक कार्य की प्रगति पर खास ध्यान दे रहे हैं। सीएम योगी जब भी अयोध्या पहुंचते हैं तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य की समीक्षा जरूर करते हैं और समयबद्ध प्रगति के लिए उचित दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। उनकी सक्रिय निगरानी और मार्गदर्शन से मंदिर निर्माण में तेजी आई है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व में कार्यदायी संस्थाएं दिन रात परकोटे के निर्माण में जुटी हैं। परकोटे का वीडियो हमने भी देखा है और जिस प्रकार से ये कलाकृतियां उकेरी गई हैं, फूल पत्तियां वगैरह बनी हुई हैं, और ये इस प्रकार से देखकर ये बड़ा ही प्रसन्नता और सुखद अनुभव हमें हो रहा है, क्योंकि आने वाले भक्तों को एक पूरी जानकारी प्राप्त हो, ऐसा ट्रस्ट के द्वारा सदैव कहा गया है। और यह प्रयास किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा कि यह कार्य जो है शीघ्र से शीघ्र संपन्न हो जाए। नवंबर दिसंबर तक, अभी पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता के दौरान भी जो है आदरणीय चंपत राय जी ने कहा था कि नवंबर और दिसंबर तक परिसर जो है सुसज्जित हो जाएगा और आने वाले भक्त जो है
संपूर्ण परिसर का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। जिस प्रकार से परकोटे के अंतर्गत तमाम जो हमारे जो मठ मंदिर हैं अंदर, यानी कि चाहे वह देवी देवताओं का मंदिर हो और चाहे मुख्य मंदिर, इन सब की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जो है परकोटे पर पूरी ताकत लगाई है। लक्ष्य है नवंबर और दिसंबर 2025 तक ही मंदिर का संपूर्ण परिसर भक्तों के लिए खोल दिया जाए। यहाँ परकोटा आयताकार बन रहा है, जिसकी लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई 14 फीट है। परकोटे का निर्माण मंदिर में प्रयुक्त पिंक सैंडस्टोन से ही किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी लीलाओं की सुंदर नक्काशी की गई है। ये कलाकृतियां न केवल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी, बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भी भगवान श्री राम के आदर्शों का सुखद संदेश देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। उनके निर्देश पर मंदिर परिसर के साथ साथ अयोध्या में आधारभूत संरचनाओं का भी विकास कार्य तेजी से हो रहा है। सड़कें हो, हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर अन्य सुविधा विस्तार, अयोध्या भक्त आएंगे, पर्यटक अयोध्या आएंगे तो उनके लिए रामनगरी सुगम बन रही है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि श्री राम मंदिर का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, समयबद्धता के साथ पूरा हो, ताकि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक अक्षुण्ण प्रतीक बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल खबरों और बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।